हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया का एलएलबी का पेपर। यहाँ पे हमारे पास 2018 का पेपर है जामिया एलएलबी का, और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस किया है 2016 का। उसमें मैंने डिस्कस किए थे 120 क्वेश्चंस थे टोटल। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जामिया में 2017 से क्या होता है। 2017 से जामिया में 150 मार्क्स का पेपर होता है। किसके लिए? एलएलबी के लिए, यानी कि बीए एलएलबी के लिए जो जामिया में लॉ एंट्रेंस होता है उसमें अब टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये है 2018 का पेपर, और इसमें भी हमारे पास क्या है 150 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो हम इन 150 क्वेश्चंस को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी क्वेश्चंस को, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पेपर को, यानी कि 18 वाले क्वेश्चन पेपर को पूरा 3 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी नेक्स्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चंस जो है 3 पार्ट्स में कवर होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि यहाँ हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज। यहाँ पे मैक्सिमम एज पूछिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, मतलब किस एज के पर्सन जो हैं, मैक्सिमम एज क्या है कि आप नेशनल पेंशन स्कीम के लिए ज्वाइन कर सकें। 65 ईयर्स, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 65 ईयर्स। और मिनिमम एज क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम एज पूछिए और मिनिमम एज है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक, 18 से 65 तक नेशनल पेंशन स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 65 ईयर्स जो है ये 5 ईयर्स बढ़ा दी गई है। ये पहले कितनी थी, ये पहले थी 60 ईयर्स। पहले कितनी थी, पहले थी 60 ईयर्स। अब कितनी है, अब है 65 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच सिटी बिकम्स फुली विमेन ऑपरेटेड स्टेशन। फुली विमेन ऑपरेटेड स्टेशन इंडिया की कौन सी सिटी थी जो पूरा जो उसका रेलवे स्टेशन था वो क्या था, वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे वो सब क्या थी, वो सारी औरतें थी, वो सारी विमेन थी। सो द राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द अशोका चक्र ऑन 69th रिपब्लिक डे। 69th रिपब्लिक डे पे अशोका चक्र किसे दिया गया था? अशोका चक्र मिला था ज्योति प्रकाश निराला को। डी इज़ द राइट आंसर। ये 2018 में इन्हें मिला था अशोका चक्र। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया का? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर 2018। यहाँ पे 2018 का पूछा है कि वर्ल्ड बुक फेयर जो थी 18 वाली, उसमें क्या थीम था वर्ल्ड बुक फेयर का। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इसका आंसर होगा, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग पेपर देंगे 22 में, 2022 में पेपर देंगे। इस वजह से आपका 21 वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 21 वाला इम्पॉर्टेंट है 2021 का। अब 2021 में क्या थीम थी? 2021 में वर्ल्ड बुक फेयर की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये थीम थी किसकी? वर्ल्ड बुक फेयर 2018 की। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी वाला कौन सा इम्पॉर्टेंट है? 2021 का, वो क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द तीन मूर्ति चौक इन सेंट्रल दिल्ली हैज़ रिसेंटली बीन रीनेम्ड आफ्टर विच इजरायली सिटी। रिसेंटली मतलब ये 2018 की बात हो रही है। तो 2018 में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या है, एक चौक था जिसका नाम था, मतलब एक चौक है जिसका नाम था तीन मूर्ति। तीन मूर्ति चौक का नाम चेंज करके एक इजरायली सिटी के ऊपर रखा गया था वो नाम, और वो नाम क्या है? द राइट आंसर इज़ हाइफा। हाइफा इज़ द राइट आंसर। हाइफा एक इजरायली सिटी है। इजराइल एक कंट्री है और उस कंट्री की एक सिटी है हाइफा। यहाँ पे इस चौक का नाम, तीन मूर्ति चौक का नाम चेंज करके हाइफा रख दिया गया था। और अच्छा क्यों रखा था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में
वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया के कुछ सोल्जर्स जो थे वो क्या थे, वो एलाइड पावर्स के साथ लड़ रहे थे, एलाइड पावर के लिए लड़ रहे थे। तो वो जो वहाँ पे शहीद हुए थे सोल्जर्स, जो मर्टायर्ड हुए थे, तो उनके लिए वहाँ पे इज़राइल में क्या हुआ था, इज़राइल गवर्नमेंट जो है, इजरायली गवर्नमेंट, उन्होंने अपने एक सिटी का नाम चेंज करके किस पे रख दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया था ये इजराइल में। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इजरायली सिटी का नाम चेंज करके रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। वो किस लिए, वो सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। और वही चीज़ कि सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए ही क्या किया गया था, 2018 में जो दिल्ली में चौक था, तीन मूर्ति चौक, उसका नाम चेंज करके एक इजरायली सिटी के नाम पर रखा गया था, और वो क्या नाम है, हाइफा। द राइट आंसर इज़ हाइफा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड इन लंदन। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड इन लंदन, ये अवार्ड किसे मिला था, ये अवार्ड मिला था इस मूवी को लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड मिला था 2018 में। द राइट आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मैडम टूसॉड्स म्यूजियम हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच सिटी। मैडम टूसॉड्स कौन थी, ये स्कल्पचर्स बनाती थी। मैडम टूसॉड्स स्कल्पचर्स बनाती थी और इनको ट्रिब्यूट देने के लिए न्यू दिल्ली में म्यूज़ियम खोला गया था, मैडम टूसॉड्स म्यूज़ियम। ये इंडिया का फर्स्ट म्यूज़ियम था, फर्स्ट मैडम टूसॉड म्यूज़ियम था इंडिया का, जो कि न्यू दिल्ली में खुला था। द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज इंडियाज कैप्टन फॉर 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप। यहाँ पे 2018 का पूछा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं आपको 2021 का बताती हूँ। 2021 में जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुए थे, उसके जो कैप्टन थे वो कौन थे, वो थे यश धुल। यश धुल जो थे वो कैप्टन थे। अंडर-19 वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था उसमें कैप्टन थे यश धुल। 2021 का इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द UN थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2018। यहाँ पे इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम पूछी गई है 2018 की। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है 18 का। फर्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। सो इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपके लिए थीम भी इम्पॉर्टेंट है, पर किस साल की थीम इम्पॉर्टेंट है, 2021 की अभी मैं आपको बताती हूँ, पर आपका मई या जून में एग्ज़ाम होगा तो उस वक्त आप 22 का पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट हो चुका होगा। तो जब आप न्यू देख लीजिएगा, यानी कि इस साल का देख लीजिएगा 22 का, पर 21 का भी आपको पता होना चाहिए। तो 21 में क्या थीम थी, 21 में थीम थी विमेन इन ए लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ये थीम थी 2021 में इंटरनेशनल विमेंस डे पर 2022 का भी पढ़ कर जाइएगा। 1 का भी पूछ सकते हैं और 2 का भी, मतलब 21 का भी पूछ सकते हैं और 22 का भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन सिटी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस। हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस किस स्टेट ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। द राइट आंसर इज़ बैंगलोर। बैंगलोर ने ये इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी थी जिसने हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की थी। ये 2018 का करंट अफेयर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बैंगलोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and contains a subject and predicate is called. The right answer is clause. Clause is the right answer. The next question is count is a dash verb. Count is a regular verb. Regular verb. Next question है he is either mad or he has become a criminal is a dash sentence. ये क्या है, ये complex sentence है। The right answer is complex. The next question is
We dash to church every Sunday. We go to church every Sunday. The right answer is go. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा go. We go to church every. The next question is, the term flu is an example of the word formation process. The right answer is clipping. Clipping is the right answer. The next question is, the individual against dash a claim is commenced is known as the defendant. तो यहाँ पे आएगा whom. The individual against whom a claim is commenced is known as the defendant. तो यहाँ पे जो blank है इसमें आएगा whom. The next question is, let's try to dash this meeting by 5 p.m. The right answer is wrap up. Let's try to wrap up this meeting by 5 p.m. अब 19th क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखते हैं. द लीगल टर्म फॉर एनीथिंग इंडिस्पेंसिबल इज़. तो लीगल टर्म है क्या एनीथिंग इंडिस्पेंसिबल, मतलब इनमें से कौन सा है. ये लैटिन फ्रेज है. सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साइन क्वा नन. साइन क्वा नन का मतलब क्या होता है, एनीथिंग इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है साइन क्वा नन का. ये क्या है, ये लैटिन फ्रेज है. और यहाँ पे जो बाकी के लैटिन फ्रेज है इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे स्यू जनरिस है. स्यू जनरिस मीनिंग क्या होता है, स्यू जनरिस मीन्स होता है यूनिक या फिर पेक्यूलियर. और यहाँ पे अल्ट्रा वायरस है. अल्ट्रा वायरस मीन होता है बियॉन्ड द पावर. अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है, अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर. उसी तरीके से साइन क्वा नॉन का मतलब क्या, नन का क्या मतलब होता है, एनीथिंग इंडिस्पेंसिबल. सो द राइट आंसर इज सी. ये भी है लैटिन फ्रेज, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको इनका मतलब बता दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A sworn written statement generally used to support certain applications and also sometimes used as evidence in court proceedings is known as affidavit. Affidavit is the right answer. The next question is, Dr. Shyam always seeks the dash of his parents. Dr. Shyam always seeks the advice of his parents. B is the right answer, advice. The next question is, the wreckage was examined. The wreckage was examined mea culpa. Mea culpa का क्या मतलब होता है, the wreckage was examined mea culpa. The next question is, the duty of a party to litigation to prove a fact in issue is. The right answer is burden of proof. Burden of proof is the right answer. यहाँ पे क्या था, द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी टू लिटिगेशन टू प्रूव फैक्ट इन इशू. मतलब कि अगर दो लोग हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2. पर्सन 1 ने पर्सन 2 को मतलब हार्म पहुँचाया है, मारा पीटा है या कुछ किया है, और सेकंड पर्सन ने क्या कर दिया, इस पे पर्सन 1 पे केस कर दिया है. सो कौन प्रूफ करेगा, किसके ऊपर बर्डन होगा प्रूफ करने का कि वो इनोसेंट है, पर्सन 1 पे. सो यहाँ पे क्या आंसर होगा, द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी टू लिटिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट इन इशू इज बर्डन ऑफ प्रूफ. तो उसे क्या कहते हैं कि ये अब फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या आ जाएगा, बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा कि अपने आप को प्रूफ करना है कि वो इनोसेंट है, तो पर्सन 1 पे. सो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ. तो यहाँ पे यही है, द राइट आंसर इज बर्डन ऑफ प्रूफ. कि किसकी ड्यूटी होती है, किस मतलब जो भी पर्सन होगा, जो भी पार्टी होगी कि अपने आप को प्रूव करना है किसी भी इशू के लिए, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बर्डन इन प्रूफ. मतलब उसके ऊपर एक तरीके से क्या होता है, बर्डन होता है अपने आप को प्रूफ करने का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PIL स्टैंड्स फॉर. PIL की फुल फॉर्म क्या होती है, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ए इज़ द राइट आंसर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. The next question is, the maxim meaning ignorance of fact excuses, ignorance of the law does not excuse is. The right answer is B, ignorantia facti excuset, ignorantia juris non excuset. ये क्या है, ये है लैटिन फ्रेज. हमने ऊपर भी डिस्कस किया था और ये भी एक लैटिन फ्रेज है.
जिसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडी ऑल्टरम पैरेटम मीन्स। ऑडी ऑल्टरम पैरेटम मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। अब 27th क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सो करेक्ट सेंटेंस है इनमें से, आई विल इन्फॉर्म दिस टू देम, सी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीज मस्ट डैश द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा अबाइड बाय, द पार्टीज मस्ट अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज डैश टू द बिल। द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज डैश, यानी कि यहाँ पे आएगा एसेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द बिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडस ऑपरेंडी इज, मॉडस ऑपरेंडी मीनिंग क्या होता है, द वे ऑफ डूइंग समथिंग। द राइट आंसर इज ए, द वे ऑफ डूइंग समथिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो है ये लैटिन फ्रेज जो है, लैटिन फ्रेज ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, इनके मीनिंग ज़रूर पूछा जाता है ये। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़, इसमें क्या आएगा, द राइट आंसर इज ए, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटिनम इज डैश वैल्यूएबल देन एनी अदर मेटल। यहाँ पे आएगा मोर, बी इज़ द राइट आंसर, प्लेटिनम इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर मेटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेस इज starting to speculate dash whether the minister can survive this time. The right answer is on. The press is starting to speculate on whether the minister can survive this time. The next question is dash towns do we go through on the way. यहाँ पे आएगा which towns do we go through on the way. अब यहाँ पे 35th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ मॉस्क इन द स्ट्रीट। ये क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ मॉस्क इन द स्ट्रीट, इज़ंट इट, यहाँ पे आएगा इज़ंट इट, सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे इज़ंट इट आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ बीजिंग इज डैश एनी सिटी इन इंडिया। द राइट आंसर इज बी, greater than that of, the population of Beijing is greater than that of any city in India, so B is the right answer. अब यहाँ पे क्या है, 37th से लेकर के 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ में नहीं करवाऊँगी, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करना होगा प्रैक्टिस के लिए तो आप सॉल्व करके इसको पढ़ करके उसका सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं 40 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर देती हूँ। 40 क्वेश्चंस तक जो थे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस तक पैसेज के क्वेश्चंस थे और 41 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के ज़रूर होते हैं। 10 मार्क्स की मैथ्स आती है, तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बताऊँगी, क्योंकि यहाँ अगर मैं सॉल्व करने बैठ गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर्स बताऊँगी। सो मैथ्स के यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर सकती, ये अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ पे बस 10 क्वेश्चन हैं, तो मैं इस पर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आपको आंसर यहीं बता रही हूँ। सो यहाँ पे अब जो 41 क्वेश्चन है वो क्या है, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज़ 8:5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 1414, यानी कि 1440। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years विल बी, प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो है 8:5 और जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या है, उसको इंटू करके जो होगा मतलब वो क्या होगा, वो 1440 आएगा। सो द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years विल बी, यहाँ पे भी रेशियो पूछा है कि आफ्टर 6 years यानी कि आज से 6 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा 3:2, बी इज़ द राइट आंसर। The next question is
इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 192 एंड द HCF इज़ 8, अगर दो नंबर का, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 192 और जो HCF होगा 8, देन द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM इज़, तो रेशियो क्या होगा HCF का एंड LCM का। तो यहाँ पे भी मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ सारे क्वेश्चंस के। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा 1:3, डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to make a profit of 20%, the selling price of the good is rupees 240, the cost price of the good is, the right answer is, यहाँ पे 43 का जो आंसर होगा वो होगा 200। आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ्स आती है हर साल 10 मार्क्स की, और 10 मार्क्स बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्वेश्चंस, तो आप जा करके सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In what ratio should Darjeeling tea costing rupees 400 per kg be mixed with Assam tea costing at rupees 300 per kg so that be selling the mixture at rupees 408 per kg there is gain of 20%? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2:3। The next question is the difference between compound interest and simple interest on rupees 15,000 for 2 years at 10% per annum is, so इसका आंसर होगा रुपीज़ 150। द राइट आंसर इज़ 150। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 cars travel from city A to city B at a speed of 42 and 60 km/h respectively. If one takes 2 hours lesser time than the other car for the journey, then the distance between city A and city B is, यहाँ पे सिटी एंड सिटी बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो पूछा है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47th क्वेश्चन यहाँ पे है, मोहन कैन डू अ वर्क इन 1 hour, Sohan can do it in 30 minutes. If both do work simultaneously, how much time is needed to complete the work? The right answer is 20 minutes. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 minutes. The next question is, which of the following smallest numbers should be added to 6,659 6659 to make it a perfect square? The right answer is 230। इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा 65। इसका आंसर होगा 65। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये मैथ्स में रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो रीजनिंग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ मैंने रीजनिंग कराई है, बेसिक से करवाई है, बिल्कुल सारे बेसिक्स क्लियर करवाए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। सो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ थोड़ा सा। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सीरीज़ में है ये पहले 3 है, 15 है, देन 10, 50, 45 एंड 225। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, 3 5 ज़ा कितना होता है, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 = 15। देन इसके बाद 15 के बाद क्या है, 10। अब 15 में से -5 करेंगे तो क्या होगा, 10। देन अब 10 5 ज़ा कितना होता है, अब यहाँ पे 10 × 5 किया, 10 5 ज़ा 50। 50 में हम 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 45। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे भी है कि 45 5 ज़ा कितना होता है, 45 5 ज़ा होता है 225। तो जैसे यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उसी तरीके से अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 225 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 220। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 220। सी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रेन। मतलब यहाँ पे वर्ड दिया है ट्रेन। अब यहाँ पे पूछा है कि इन वर्ड्स से हम कितने, इन लेटर्स से, मतलब यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं इन लेटर्स से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। मतलब और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि उन वर्ड्स का कुछ मीनिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि टी हटा देंगे तो रेन बन जाएगा, या फिर अगर ए हटा देंगे तो ट्रेन बन जाएगा। तो इस तरीके से इन 5 अल्फ़ाबेट से, इन 5 लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास टी, ये यहाँ पे डिस्कस करती हूँ मैं, टी आर ए आई एंड एन। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5, ये कितने हमारे पास 5 लेटर्स हैं। देन अगर हम इसको एक हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, इंटू 4, इसे हटा देंगे 3 लेटर्स बचेंगे, इंटू 3, इसे हटा देंगे 2 बचेगा, देन 1। तो इन सब को इंटू करके, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, रीजनिंग का पार्ट है ये भी। सो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 120। इसको इंटू करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 120। सो द राइट आंसर इज़ 120। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 120। सो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर के। 2018 का पेपर है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, यानी कि 50 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।